नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा और तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर कथित हमले को लेकर सियासी तापमान जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन किया। और ये धरना जो है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों के विरोध में आयोजित किया गया था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को कमजोर करने और तोड़ने की संगठित कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव, धमकी और प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करके टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकने वाली है और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी देने के लिए भी वो तैयार हैं। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी जनता का समर्थन खो चुकी है और विरोध प्रदर्शन केवल राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने का प्रयास है। अभिषेक बनर्जी पर हाल ही में हुए कथित हमले के मामले में पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस घटना के बाद से बंगाल की राजनीति में टकराव और तेज हो गया है। फिलहाल राज्य में राजनीतिक माहौल बेहद ही गर्म है और आने वाले दिनों में ये विवाद और भी गहरा हो सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया और बिना पुलिस की अनुमति के ये धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन किया गया था और ऐसे में टीएमसी को तोड़ने की साजिश का आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि गिरफ्तारी से वो नहीं डरती हैं और बंगाल में सियासी अटकलें जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलने का बड़ा ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऐसे में घोषणा के बाद से फाजिल नगर को अब पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला क्षेत्र के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर ने इसी पावागढ़ क्षेत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, जिस कारण ये स्थान जैन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार लंबे समय से इस क्षेत्र की प्राचीन पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम कर रही थी। फाजिल नगर को पावागढ़ नाम दिए जाने से इसकी ऐतिहासिक पहचान और अधिक मजबूत होगी, साथ ही धार्मिक पर्यटनों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि नाम परिवर्तन के बाद से देश विदेश से आने वाले जैन और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि फाजिल नगर का संबंध भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों की ऐतिहासिक यात्राओं और धार्मिक परंपराओं से जोड़ा जाता है। लंबे समय से स्थानीय लोगों और जैन समुदाय द्वारा इस क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाने की मांग की जा रही थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद से अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं, आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। बहनों, वहीं पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर अभियान के दौरान टीएमसी से जुड़े कई कार्यालय प्रशासन के निशाने पर आए हैं। ताजा मामला बैराकपुर का है, जहां पर छावनी क्षेत्र में स्थित टीएमसी
सामर्थी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और इससे पहले कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में भी टीएमसी से जुड़े यूनियन कार्यालय को हटाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। वहीं बेलाघाट में निजी जमीन पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करके बनाया गया एक टीएमसी कार्यालय को प्रशासन ने ध्वस्त करके जमीन उसके मूल मालिक को सौंप दी है। दुर्गापुर में भी सरकारी जमीन पर बने टीएमसी कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया है और इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा अहम बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक डीके शिव कुमार कल शाम 4:05 पर राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और इसे भव्य बनाने की योजना बनाई गई है। इस समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्तर के विपक्षी नेता और गठबंधन दलों के कई प्रमुख चेहरे शामिल हो सकते हैं। डीके शिव कुमार लंबे समय से कांग्रेस संगठन और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। पार्टी के भीतर उनकी मजबूत पकड़ और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में सरकार विकास और बुनियादी ढांचे, निवेश और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस करेगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। नई सरकार के गठन के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल और कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की भी संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने से राज्य की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पूरे कर्नाटक की नजरें कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई है, जो राज्य की राजनीति के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में डीके शिव कुमार जो है कल सीएम पद की शपथ लेंगे और कल शाम को 4:05 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व समारोह में मौजूद रहेगा और नई सरकार और मंत्रिमंडल पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर बढ़ती अंदरूनी कलह और बगावत की अटकलों के बीच पार्टी में टूट की चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में टीएमसी ने अपने 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रा बैनर्जी को कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था और इसके बाद से बागी खेमे में दावा किया गया है कि उनके संपर्क में बड़ी संख्या में विधायक हैं और पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई विधायक पार्टी की बैठकों से दूरी बना रहे हैं, जबकि अलग अलग गुट बनाने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा तेज है। हालांकि टीएमसी नेतृत्व ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी का अधिकांश विधायक जो हैं दल अभी भी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की वजह से मजबूत है और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में सभी की नजरें टिकी हुई है। यदि बागी गुट पर्याप्त समर्थन जुटाने में सफल होते हैं तो राज्य की विपक्षी राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल टीएमसी नेतृत्व और बागी खेमे के बीच सियासी खींचतान जारी है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के एक बयान को लेकर देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में कपिल सिब्बल ने देश की मौजूदा परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें भारत में रहने पर शर्म महसूस होती है और उनके इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कपिल सिब्बल के बयान पर कड़ा हमला बोला है। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश की संस्थाओं तक और जनता का अपमान करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर भारत में इतनी नाराजगी या फिर नफरत क्यों दिखाई जा रही है। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग देश की उपलब्धियों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करके केवल नकारात्मक तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। वहीं विपक्षी खेमे की ओर से सिब्बल के बयान का बचाव भी किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राय रखने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। उनका तर्क है कि सिब्बल ने अपनी चिंता और असहमति व्यक्त की है और उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है।
वहीं चंडीगढ़ से एक बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर योगेश ने कथित तौर पर खुद को इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से अस्पताल परिषद और चिकित्सक जगत में शोक की लहर फैल गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डॉक्टर योगेश अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर थे और तभी उन्होंने ये कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस डॉक्टरों के सहकर्मी, परिजनों और अस्पताल स्टाफ से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की वजह सामने आ सके। और इस घटना ने एक बार फिर से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ते मानसिक दबाव, तनाव और कार्यस्थल की चुनौतियों को लेकर बहस छेड़ती है। पुलिस का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश की प्रमुख खनन और धातु कंपनी वेदांता ग्रुप के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि FEMA से जुड़े एक मामले में वेदांता समूह के कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन की जांच के तहत की गई है। तलाशी अभियान दिल्ली, मुंबई समेत कई जगहों पर चलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि विदेशी लेन देन और वित्तीय अनुपालन से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। हालांकि ईडी की ओर से अभी भी कोई भी जानकारी निकलकर सामने फिलहाल नहीं आई है। वहीं वेदांता समूह ने कहा है कि वो जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनी का कहना है कि वो सभी कानूनों और नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्रवाई के बाद से कारोबार जगत में हलचल तेज हो गई है। वहीं मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना नहीं है बल्कि चंडीगढ़ में स्थित उनका एक क्लब है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 26 स्थित बादशाह से जुड़े क्लब की बिल्डिंग नियमों का कथित उल्लंघन के आरोपों में उसे सील कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि क्लब परिषद में निर्माण संबंधित कई अनियमितताएं पाई गई है, जिन्हें लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों के अनुरूप सुधार नहीं किया गया है, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक क्लब में भवन निर्माण से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था। जांच के दौरान कुछ हिस्सों में अनाधिकृत निर्माण और स्वीकृत नक्शों से अलग संरचनाएं मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद से प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लब को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन इन दिनों भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक अभियान चला रहा है और इसी क्रम में कई क्लबों और बार और व्यवसाय प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल इस मामले को लेकर बादशाह की ओर से कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं प्रशासन आगे ऐसे मामलों में कार्रवाई किए जाने की बात कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अमर कॉलोनी गोलीकांड मामले में बड़ी सफलता हासिल की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जय कुमार और यश के रूप में हुई है। पुलिस जांच के मुताबिक घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई थी और 17 साल के साहिल अपनी महिला मित्र के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और तभी आरोपियों ने उसकी कुर्सी को धक्का दिया और लड़की पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और पुलिस के अनुसार विवाद के बाद से आरोपी वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद दोबारा लौटे और साहिल पर हमला बोल दिया। आरोप है कि आरोपियों ने बेहद ही करीब से उसके सिर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल साहिल को तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। घटना के बाद से दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई और इलाके के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि वारदात में और कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और मामले की जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जारी बयानबाजी के बीच भारत में स्थिति ईरानी दूतावास का एक पोस्ट जो है काफी चर्चाओं का विषय बन गया है। ईरान दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपनी स्थिति को मजबूती से रखा है और संकेत दिया है कि वो मौजूदा हालातों को अपनी कूटनीति और रणनीतिक सफलता के रूप में देख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिक्रिया उस समय आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया घटनाक्रम को लेकर अपनी जीत का दावा किया था। इसके जवाब में ईरान की ओर से कहा गया है कि इतिहास वास्तविक परिणामों को याद रखता है और अब दुनिया सच्चाई को देख
रही है। मध्य पूर्वी में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच दोनों देशों के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। वहीं ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी को सुर्खियों में ला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है या फिर कूटनीतिक समाधान की दिशा में कोई नई पहल सामने आती है। वहीं मध्य पूर्वी में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के एक प्रमुख शहर पर कई हवाई हमले किए हैं, जिससे क्षेत्र में हालात बेहद ही तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक की है और इन हमलों के बाद से कई इलाकों में विस्फोटकों की आवाज सुनाई गई है और लोगों में दहशत फैल गई है। सूत्रों के अनुसार इजरायल का कहना है कि ये कार्रवाई उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी और सीमा पार से मिल रहे खतरों के जवाब में की गई है। वहीं लेबनान की ओर से इन हमलों की कड़ी निंदा की गई है। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां जो हैं वो प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक हताहत और नुकसान के अंतिम आंकड़े सामने नहीं आए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीमा पर हमले और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालातों पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील की जा रही है। ऐसे में दक्षिणी लेबनान पर इजरायल ने हवाई हमले किए हैं और प्रमुख शहरों पर एयर स्ट्राइक से लगातार तनाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है, तो वहीं हमले के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है और नुकसान का आकलन भी लगातार किया जा रहा है। मध्य पूर्वी में एक बार फिर से संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है। सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद से टीम इंडिया की नजरें एक और जीत दर्ज करके बढ़त मजबूत करने पर होगी। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी की कोशिश करेगी। भारतीय टीम की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा एक बार फिर से बड़ी पारी की उम्मीद में रहेंगी। वहीं गेंदबाजी विभाग में रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा टीम की अहम कड़ी होंगी। इंग्लैंड की टीम भी अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के दम पर भारत को कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। पिच रिपोर्ट की बात करें तो विकेट बल्लेबाजों की टीम मददगार मानी जा रही है और शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी आसानी होती जाएगी। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है ताकि लक्ष्य का पीछा करने में मदद मिल सके। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सीरीज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्रिकेट प्रशंसकों को एक बार फिर से रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है, जहां पर स्टार खिलाड़ियों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से करवट लेने वाला है। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने अगले 18 घंटों के भीतर 15 राज्यों में तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खुले जगहों से दूर रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बारिश का असर यातायात, बिजली आपूर्ति और दैनिक जनजीवन पर पड़ सकता है। वहीं दिल्ली NCR में भी बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा और इसके साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत ही निपटा जा सके। किसानों की भी फसलें और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।